वेलकम टू सीएफ गाइस, माय नेम इज सुदर्शन ओझा और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अपना सेक्शन 68 बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। ये आपका अकाउंट का एक टॉपिक है जहाँ पे आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे उसके अंदर कि कैसे बायबैक करना है, क्या उसका लिमिट है और क्या क्या हम लोग जनरल एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है, बट आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 में हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं उसका कि सब व्हाट आर द एग्जैक्ट प्रोविजंस जो अकाउंट में पढ़ रहे हैं और ये प्रोविजन आपके ऑलमोस्ट सेम ही है, तो ये आपको पढ़ने में जरा भी तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, बट बिफोर बायबैक हम प्रोविजन पढ़ रहे हैं उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सर बायबैक कंपनी क्यों करती है। ठीक है, तो मैं आपको तीन चार पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ जिससे मालूम पड़ेगा कि बायबैक कंपनी क्यों करती है। ठीक है, सुनना। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बैलेंस शीट बना रहे हैं। यहाँ पे सर क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी के पास कितने हैं, 1 लाख शेयर है एट ₹100 ईच, एट ₹100 बराबर। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 1 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7। अभी सर ये अमाउंट मैंने क्या किया, मेरे इक्विटी शेयर होल्डर से कलेक्ट किया जब मैंने क्या इशू किया था, इक्विटी शेयर इशू किए थे। ऑब्वियसली कंपनी ये अमाउंट को क्या करेगी सर, कंपनी अमाउंट को क्या कर देती है, इन्वेस्ट कर देती है। तो यहाँ पे बोलता हूँ कंपनी ने क्या किया है सर, फिक्स असेट परचेज किया हुआ, करंट असेट परचेज किया है। कितने का परचेज किया है सर, उन्होंने टोटल 80 लाख का असेट परचेज किया। ठीक है सर, बाकी का पैसा उनके बैंक अकाउंट में है, कितना है, 20 लाख। सुना, ये सुनो। अभी कंपनी ने जो अमाउंट शेयर होल्डर से लिया हुआ है तो कंपनी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि वो अमाउंट पे कुछ न कुछ रिटर्न कंपनी अर्न करके शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो सपोज कंपनी ने सर पूरे साल में अर्न किया था 20 लाख रुपीज। कितना अर्न किया था, 20 लाख रुपीज नेट प्रॉफिट अर्न किया था। ये प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो सब कुछ खर्चे, प्रेफरेंस या डिविडेंड पेड करने के बाद में प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, वो वाला प्रॉफिट है। ठीक है, कौन सा, ये आपका प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये सुनना। अभी सुनना है आपको सर, ये 20 लाख है प्रॉफिट, ये कितनों को मिलेगा सर, 1 लाख इक्विटी शेयर कितनों को मिलेगा, 1 लाख इक्विटी शेयर। तो 20 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, तो ये तुम्हारा क्या आता है सर, ₹20। ये आपको हम क्या बोलते हैं, इसको ईपीएस क्या बोलते हैं हम लोग, अर्निंग पर शेयर। यस, बट अगर आप ध्यान से बैलेंस शीट देख रहे हो तो सर कंपनी को पैसा कितना मिला है, 1 करोड़। कितना मिला है कंपनी को, 1 करोड़ मिला है। बट कंपनी ने सर असेट में कितना इन्वेस्ट किया है, 80 लाख। और जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो असेट में, वहां से तो आपको रिटर्न मिलने वाला है क्योंकि वो असेट आपके प्रोडक्शन में एंगेज रहेगी या फिर आपने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां से आपको क्या होगा, रिटर्न मिलेगा। आपके बैंक में जो 20 लाख रुपीज है सर, वो एज एन आइडियल कैश पड़ा आपके पास, वो किधर भी आपने यूटिलाइज नहीं किया हुआ है, ऐसा का ऐसा मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं अगर शेयर होल्डर की साइड से देखता हूँ तो शेयर होल्डर तो क्या बोलेगा कि कंपनी में हमारे 1 लाख शेयर पड़े हैं, 1 लाख शेयर में मेरे को कितना मिल रहा है, 20 लाख। कितना मिल रहा है, 20 लाख। यस, तो हमको पर शेयर कितना मिल रहा है, 20। यानी अगर मैं आपका ये ईपीएस बोलता हूँ मेरी साइड से, तो सर ये आपका ईपीएस कौन से पर्सपेक्टिव से है, शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से है। यस और नो, कि सर ₹20 का मिल जाएगा, ईपीएस मिलेगा। बट अगर मैं एज अ कंपनी, एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेक करता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा कि यार हम लोगों ने शेयर होल्डर से कितना पैसा लिया था, 1 करोड़। कितना लिया था, 1 करोड़। बट उसमें से कितना पैसा हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, तो सर जी हमने कितना इन्वेस्ट किया, 80 लाख ही इन्वेस्ट किया है। कितना इन्वेस्ट नहीं है, तो 20 लाख इन्वेस्ट नहीं है। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये जो आप 20 लाख अर्न कर रहे हो ये पूरे 1 करोड़ पे है ही नहीं है, ये किस पे, खाली 80 लाख पे ही है। यस और नो। और अगर 80 लाख को मैं शेयर्स में डिवाइड करता हूँ तो क्या करेंगे हम लोग, 80 लाख डिवाइड बाय कितने का शेयर है, 100 का, तो कितने शेयर हो गए, 80,000 शेयर। कितने हो गए, 80,000 शेयर। यानी ये जो आपका 80 लाख रुपया है, ये आपके 80,000 शेयर होल्डर से मिल गया था अपने को। यस, बट सर वो हमने क्या किया, 20 लाख रुपीज कैश आइडियल रखा हुआ, ऐसे अपने बैंक में पड़ा हुआ है। यस और नो। तो जब मैं एज अ कंपनी चेक करूंगा तो मेरे को मालूम पड़ेगा कि सर ये जो आपने 20 लाख रुपया प्रॉफिट अर्न किया है ना,
ये प्रॉफिट खाली 80,000 शेयर होल्डर के इन्वेस्टमेंट से ही अर्न किया है। 20,000 ऐसे का ऐसे आइडियल पड़ा हुआ है। यस, तो मैं क्या करूंगा कि यार अभी कंपनी 80 लाख से अर्न करके इतना कमा रही है, तो जो 20,000 शेयर्स है जिनका पैसा ऐसे पड़ा हुआ है, वो मैं वापस क्या कर दूंगा, उनको रिटर्न कर दूंगा और उनके पास से शेयर्स क्या कर लूंगा, बायबैक कर लूंगा। यस और नो। सर फर्क क्या पड़ेगा, जैसे मैं बायबैक करता हूँ, आफ्टर बायबैक, बायबैक मीन्स क्या होगा सर, कंपनी के पास शेयर्स आ जाएंगे और कंपनी के पास से अब पैसा क्या होगा, चला जाएगा। यस और नो। तो जब मैं आफ्टर बायबैक, मैं कमा कितना रहा हूँ, 20 लाख, बट अभी 20 लाख किस पे कमाएंगे हम लोग सर, 80,000 किस पे कमाएंगे हम लोग, 80,000 पे अर्न करेंगे। तो सर यहाँ पे पर शेयर कितना मिलेगा अपने को, 25 पर शेयर ईपीएस मिलेगा। यस और नो। क्योंकि सर बायबैक करने से क्या हो जाएगा, अपना बायबैक शेयर होल्डर्स कम हो जाएंगे, तो जो भी प्रॉफिट है वो कम शेयर होल्डर्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ईपीएस अपना क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और जब जब आपका ईपीएस इंक्रीज होता है तो तब तब क्या होता है, अपना मार्केट प्राइस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। यस और नो। यानी कोई भी कंपनी अगर अपने को मालूम पड़ रहा है कि टाटा लिमिटेड अपने को सर इतना सारा डिविडेंड दे रही है हर साल, तो हम लोग क्या करेंगे, टाटा लिमिटेड के शेयर्स परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो इन दैट केस क्या होता है कि सर उसका मार्केट प्राइस भी क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे आपके बायबैक का पहला, बायबैक का अपना पहला क्या है फीचर्स कि सर इंक्रीज इन ईपीएस, यानी जब भी आप बायबैक करते हो तो आपका ईपीएस क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब ईपीएस इंक्रीज होगा तो फिर क्या होता है, इंक्रीज इन मार्केट प्राइस, बराबर ना, मार्केट प्राइस पर शेयर, आपका मार्केट प्राइस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। यस, अभी सुनना, थर्ड पॉइंट क्या है कि सर कॉन्सेंट्रेट, या फिर मैं ऐसा लिख देता हूँ, डिक्रीज इन डाइल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर, द शेयर होल्डिंग। यस, हम लोगों ने 11 12 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सर शेयर होल्डर्स आर दी ओनर ऑफ द कंपनी, यानी जो शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर, वो अपने क्या है, कंपनी के ओनर होते हैं। क्या होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं। तो कोई भी अगर आपको डिसीजन लेना है तो आपको वो ओनर्स का परमिशन लेना पड़ेगा। ये सुनना, याद रहेगा। अभी सुनना, मैं आपको दो कंपनी बोलता हूँ, एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड। कौन सा है, एक्स वाई जेड लिमिटेड, जहाँ पे अप्रोक्सीमेट 10 करोड़ पब्लिक, कितना, 10 करोड़ पब्लिक कंपनी में क्या है, ओनर है, यानी उन्होंने कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। एक कंपनी है अपना एबीसी लिमिटेड, सर जहाँ पे कैपिटल सेम ही रहेगा, बट खाली 1,000 शेयर होल्डर्स ने सब मिला के इन्वेस्ट किया हुआ है। यस, कितना, यानी सबने बड़ा बड़ा परचेज किया हुआ है, 1,000 शेयर होल्डर टोटल वहां पे बन रहे हैं। ठीक है। अभी एक्स वाई जेड लिमिटेड के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि जब भी वो कोई डिसीजन लेना चाह रही है तो वो केस में सबको बुलाना पड़ेगा, सबको इंटीमेट करना पड़ेगा। इवन अगर किसी बंदे ने एक शेयर भी परचेज किया है तो भी उसको अपने को वहां पे नोटिस देना पड़ेगा कि सर जी कंपनी का ये मीटिंग हो रहा है, आप आ जाइए। इवन 10 शेयर परचेज करो, 12 परचेज करो, 1,000 करो, 2,000 करो, यानी आपका जो शेयर होल्डिंग है वो छोटे छोटे शेयर्स में क्या हुआ है, दूसरे लोगों के पास पड़ा हुआ है। ठीक है। तो आपको सर इंटीमेट करना पड़ेगा, फॉलोअप लेना पड़ेगा, तो उससे क्या होता है मालूम है, बहुत सारी तकलीफ होती जाती है। अभी किसी ने एक शेयर परचेज किया है, किसी ने 10 शेयर परचेज किया है, तो उसका इंटेंशन कभी मैनेजमेंट वाला नहीं होगा कि मेरे को ये कंपनी का डायरेक्टर बनना है। उसका इंटेंशन क्या होगा कि जब भी 50 100 रुपया ऊपर हो जाएगा, मैं ये शेयर बेच के मेरा प्रॉफिट कमा लेगा। यस और नो। बट कोई बंदा जिसने कंपनी के 1 करोड़ शेयर परचेज किए, तो उसका इंटेंशन मोस्ट ऑफ टाइम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उसका इंटेंशन होता है मैनेजमेंट साइड में पार्टिसिपेट करना। यस और नो। तो ये जो छोटे छोटे शेयर होल्डिंग्स है, कंपनी क्या करेगी, इनको बोल देगी भाई अभी मार्केट में 100 रुपया है, मैं तुम्हारे पास से 150 में ये शेयर ले रही हूँ। ठीक है। तो वो क्या करेंगे, 150 में बेच देंगे। तो जिससे क्या मालूम है, कंपनी का ओनरशिप डायल्यूट कम हो जाएगा, यानी एक छोटा सा ओनरशिप हो जाएगा, यानी जिसके पास बड़े बड़े शेयर है वो कंपनी में क्या रहेंगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। यस और नो। और जो छोटे छोटे शेयर होल्डर है वो क्या करेंगे, अपना शेयर बेच देंगे। ठीक है। यस। तो जिससे क्या होगा, कंपनी को सर नोटिस जो भी है रेगुलर कामकाज, उसमें कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि एबीसी लिमिटेड, इसको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। टोटल कितने शेयर होल्डर है अपने पास, 1,000 शेयर होल्डर है। कभी भी कुछ भी रहेगा हम उनको इंटीमेट कर देंगे, और जो भी डिसीजंस रहेंगे वो हम लोग जल्दी से भी ले लेंगे। यस और नो। तो सर बायबैक का मेन रीजन भी क्या होता है,
कि डिक्रीज इन डायल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर इधर उधर फैले हुए हैं उनका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और एक ही जगह यानी शेयर होल्डिंग कम होगा, तो सर अपना डिसीजन भी हम लोग जल्दी से ले सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। सर इंक्रीज इन या इंक्रीज कॉन्फिडेंस ऑफ शेयर होल्डर। सर एक तो आप उनके पास से क्या ले रहे हो, इक्विटी शेयर ले रहे हो, और ऊपर से आप बोल रहे हो कि सर उनका कॉन्फिडेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। यस, तो ये बात थोड़ी सी हमको सर नहीं समझ रही, मैं आप एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ, सुनना। इंक्रीज कॉन्फिडेंस ऑफ शेयर होल्डर। यस, एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है इन्फोसिस, जिसका शेयर ट्रेड कर रहा है 1300 रुपए पे, सब कितने पे, 1300 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अभी सुना सर, कंपनी में एक ऐसा इंफॉर्मेशन लीक हो गया कि इन्फोसिस के अंदर में भी कोई स्कैम चल रहा है, और वो स्कैम जल्दी से यहाँ पे सर एक्सपोज होने वाला है। ठीक है, यानी स्कैम चल रहा है, जल्दी से क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। जैसे ही ये खबर मार्केट में आएगी, तो मार्केट में सब शेयर होल्डर क्या करेंगे, अपना प्राइस, अपना शेयर बेचने में लग जाएंगे। ठीक है, और सपोज जैसे ये खबर आ गई, तो इनका प्राइस कम होके कितना हो गया सर, 800। कितना हो गया, 800। यानी जो शेयर्स 1300 में ट्रेड हो रहा था, वो शेयर्स आपका 800 में ट्रेड हो रहा है। कितने में ट्रेड हो रहा है, 800 में ट्रेड हो रहा है। ऑब्वियसली शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, गिर जाएगा टूवर्ड्स इन्फोसिस। यानी अभी उनको लग रहा है कि 800 से और कम जाएगा क्योंकि स्कैम होने वाला है, और जैसे वो स्कैम का जो भी रिजल्ट है, जो भी आउटपुट है, वो बाहर आ गया, तो कंपनी के शेयर सब गिरते जाएंगे। यस और नो, ऐसा उनको मालूम पड़ा, उन्होंने धड़ाधड़ क्या करते हैं, शेयर बेचना स्टार्ट कर दिया। यस और नो, बट इन्फोसिस को लग रहा है कि यार ऐसा कुछ स्कैम है ही नहीं है, ये तो मे बी किसी ने सर झूठी इंफॉर्मेशन या फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है मार्केट में, जिससे हमारी कंपनी के शेयर्स क्या होता है, डाउन होता है। ठीक है, अभी सुनना है आपने। तो इन्फोसिस के डायरेक्टर प्रेस मीटिंग में बोलते हैं कि आप टेंशन मत लो। ठीक है, आप टेंशन मत लो, आपको लग रहा है कि कंपनी के अंदर कोई भी स्कैम होने वाला है जो कि गलत है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, आपके शेयर्स, आप अभी शेयर्स मत बेचो, 800 के भाव में शेयर्स मत बेचो, हम आपके शेयर्स क्या कर लेंगे, 1200 रुपए में क्या कर लेंगे, बायबैक कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बायबैक कर लेंगे। कितने में, 1200 रुपीज में हम लोग क्या कर लेंगे, बायबैक कर लेंगे। और जैसे ही ये खबर मार्केट में आ जाएगी, तो सर शेयर होल्डर जो धड़ाधड़ क्या कर रहा था, शेयर्स बेच रहा था, वो रुक जाएगा, वो बोलेगा ठीक है हम ऐसा करते हैं, कंपनी को क्या कर देंगे, शेयर्स वापस प्रोवाइड कर लेंगे। यस और नो, तो जैसे ही अगर ये आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, तो इन दैट केस होगा क्या, कि सर शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा टूवर्ड्स इन्फोसिस। यस और नो, पहला क्या होगा, एक तो उसको 800 कितना मिलेगा, 1200 मिलेगा। सेकंड कौन सा होगा कि वो भी सोचेगा यार कि जब डायरेक्टर आके बोल रहा है कि यार तुम मत बेचो, मैं 1200 में शेयर ले रहा हूँ, मतलब कंपनी में ऐसा कुछ स्कैम होने वाला है ही नहीं है। यस और नो, तो जिससे क्या होता है सर, शेयर होल्डर्स का क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर मैं अभी लेटेस्ट एग्जांपल आपका लूं, तो एक कंपनी है, शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, जिसका नाम है ग्रेन्यूल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सॉरी ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड। यस, ये कंपनी ने सर रिसेंटली बायबैक अनाउंस किया था, जिसका ओपन डेट था 8 जून। 8 जून को वो बायबैक ओपन हुआ था, यानी आप अपने शेयर्स को बोल सकते हो कि सर हाँ मेरे को शेयर्स बेचना है। ठीक है, 8 जून से लेके उसका सर बायबैक ओपन था 19 जून का, तक ओपन था 19 जून। सर वो कंपनी ने बोला कि मैं शेयर्स परचेज करूंगा कितने में, 200 रुपए में। कितने में कर लूंगा, 200 रुपए में बायबैक कर लूंगा। और कंपनी ने बोला कि हम अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ 25 लाख शेयर्स क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। कितना करेंगे, 1 करोड़ 25 लाख हम लोग शेयर्स परचेज कर लेंगे। यस और नो, ये लेटेस्ट आपका एग्जांपल है ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड, जहाँ पे सर 8 जून से 19 जून तक का बायबैक ऑफर ओपन था, और 200 का प्राइस था, और 1 करोड़ 25 लाख शेयर्स को परचेज करे। ऑब्वियसली बायबैक का लिमिट होता है, कंपनी अपने पूरे शेयर्स कभी भी बायबैक नहीं करेगी। ठीक है, यस और नो, तो सर ये क्यों किया, क्योंकि सर 8 जून से पहले ये कंपनी के शेयर्स मार्केट में कम ट्रेड हो रहे थे, मे बी 120 और 130 या 140 के रेंज में ही ट्रेड हो रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया सर, बायबैक के थ्रू शेयर होल्डर को कितना दे दिया, 200 रुपया दे दिया। और अभी अगर आप देखोगे
तो वो शेयर 203 पे क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, यस और नो। तो सर ये रीजन भी होता है कि जब बायबैक करते हैं ना तो शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है, यस और नो, कि चलो कंपनी ज्यादा रेट दे रही है तो हम लोग शेयर्स को धड़ाधड़ मार्केट में नहीं बेचेंगे, हम लोग रखेंगे और बायबैक में हम लोग क्या कर देंगे, उसके शेयर्स को बेच देंगे, ठीक है। तो देयर आर मेन फोर रीजंस, यस। द फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन ईपीएस, ईपीएस इंक्रीज होगा ऑब्वियसली, यस और नो, क्योंकि जब आपका शेयर होल्डर डिक्रीज हो रहा है तो जो ऊपर जो भी प्रॉफिट आएगा वो कम लोगों में बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली सबको प्रॉपर अपना बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड वन कौन सा आपका, इंक्रीज इन एमपीएस, मार्केट प्राइस, जैसे आपका ईपीएस इंक्रीज होगा तो आपका मार्केट प्राइस भी इंक्रीज होने ही वाला है, यस और नो। फिर आपका आता है सर डिक्रीज इन डायल्यूशन ऑफ शेयर होल्डिंग, यस। अगर सर आपका बायबैक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए शेयर्स को लेके बैठे, तो उनको क्या बोल देंगे, बेटा 100 का शेयर है, मैं तेरे को 200 रुपया दे रहा हूँ, तो वो तो अपना बंदा बेच देगा, जिससे क्या मालूम है, शेयर होल्डिंग डायल्यूशन हो जाएगा। एंड द लास्ट वन कौन सा है सर, इंक्रीज कॉन्फिडेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, यस और नो। जब भी ऐसा कुछ होता है कि कंपनी में सर फॉल्स इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, तो वो चक्कर में फिर कंपनी आती है, कंपनी के डायरेक्टर आके बोलते हैं कि हम आपके शेयर 12 जो भी आपका फेयर रेट है उस पर हम लोग क्या कर देंगे, परचेस कर लेंगे। और ये आपका जो इन्फोसिस का एग्जाम्पल था, ये आपका रियल एग्जाम्पल था, रियल में इन्फोसिस ने बायबैक किया था, ठीक है। और फिर हमने क्या किया सर, एक प्रैक्टिकल कंपनी ग्रेनुअल्स इंडिया लिमिटेड, रियल कंपनी, वो अभी रिसेंटली उसने बायबैक किया है, कितना बायबैक किया, 1 करोड़ 25 लाख शेयर्स का बायबैक किया और 200 रुपए को उसने बायबैक किया, ये सुनो याद रहेगा। तो ये आपके क्या थे मेजर बायबैक के, सर क्या क्या रीजन होते हैं बायबैक के, जो अपने मेजर रीजन थे वो हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अभी सर हम लोग बात करते हैं प्रोविजंस में, बात कहाँ पे करते हैं हम लोग, प्रोविजंस पे, ठीक है। ये सुनना, सर मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, मैं कहाँ पे काम करता हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ। मेरा पूरे साल का सैलरी कितना, 10 करोड़, कितना सैलरी मेरा, 10 करोड़, यस। मैंने जैन से ज्वाइन किया था और मेरा ईयर खत्म हुआ सपोज दिसंबर में, ठीक है। तो जैसे दिसंबर खत्म हुआ, मैंने जेब में चेक किया तो मेरे जेब में से 10 करोड़ रुपया था ही नहीं, ना जेब में ना बैंक में, काप भी नहीं था। तो क्या मैंने 12 महीने 10 करोड़ रुपया नहीं कमाया? एंड आंसर इज यस, आपने 12 महीने 10 करोड़ कमाया है, आपको हर महीने आपको अपना सैलरी मिला। मे बी मैंने सर किधर इन्वेस्ट किया रहेगा, मे बी मैंने किधर खर्चा किया रहेगा, मे बी मैंने किधर उसको यूटिलाइज किया रहेगा, यस और नो। तो एक चीज फिक्स है, जो आप थ्रू आउट दी 12 मंथ्स अर्न कर रहे हो, वो जरूरी नहीं है कि आपके एंड ऑफ द ईयर के बाद में आपके पास वो पैसा रहेगा, यस। तो कंपनी का भी सेम ही है सर, कंपनी जो भी डे बाय डे ईयर बाय ईयर प्रॉफिट अर्न करती है, क्या अर्न करती है, प्रॉफिट अर्न करती है, सर वो प्रॉफिट कंपनी किधर न किधर इन्वेस्ट करती है, और जहां पे इन्वेस्ट करती है हम लोग उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, असेट, क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग उसको, असेट रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इन शॉर्ट आपका लाइबिलिटी साइड में जो रिजर्व पड़ा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके असेट को, यस, कि हमारे पास इतना रिजर्व था, हमने उतने असेट में क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, यस और नो। तभी तो जब मेरे को बायबैक का पैसा देना पड़ेगा, जब मेरे को रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का पैसा देना पड़ता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या बेचते हैं, असेट बेचते हैं, क्या बेचते हैं हम लोग सबसे पहले, असेट बेचते हैं, यस, क्योंकि वो असेट सम हाउ कितने कितने लिंक होता है आपके रिजर्व से, ठीक है, यस और नो, याद रहेगा। तो यहाँ पे भी बायबैक का मतलब क्या होगा, कंपनी क्या करेगी सर, कंपनी शेयर्स ले लेगी और सामने वाले को पैसा दे देगी, तो कंपनी को जब पेमेंट करना होगा तो कंपनी को सर किधर न किधर से तो पैसा अरेंज करना पड़ेगा। और उन्होंने क्या बोला है कि सर कंपनी जो अमाउंट शेयर होल्डर्स को देना है वो अरेंज या तो प्री रिजर्व से कर सकते हैं, कहां से कर सकती है, प्री रिजर्व से, या फिर कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से कर सकती है, या फिर कंपनी कोई भी नए शेयर्स इशू कर सकती है, कोई भी नई सिक्योरिटीज इशू कर सकती है, सोनो याद रहेगा। तो कंपनी तीन जगह से अरेंज करती है, पहला कौन सा, प्री रिजर्व, सेकंड कौन सा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, एंड थर्ड कौन सा, कोई भी नए शेयर्स या कोई भी प्रेफरेंशियल इशू कर सकती है, सोनो याद रहेगा ये, बराबर। अभी सुनना, सर मैंने बायबैक आज किया 22 जून 2020, तो इससे पहले अगर कोई भी मैंने शेयर्स इशू किए रहेंगे तो उससे कभी भी मैं अरेंजमेंट नहीं कर सकता, मेरे को 22 जून के बाद में कोई भी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। इन शॉर्ट आप बायबैक कभी भी पहले जो ऑलरेडी इशू शेयर्स है उनसे कभी भी नहीं करोगे, याद रहेगा ये। तो दो याद रखना है कि सर अरेंजमेंट कैसे होता है, फर्स्ट आउट ऑफ द प्री रिजर्व, सेकंड कौन सा सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, एंड द थर्ड वन कौन सा, कोई भी न्यू शेयर आप इशू कर सकते हो, ठीक है। बट बायबैक जब कर रहे हो उससे पहले का कभी भी शेयर आप इशू जो ऑलरेडी आपने कर दिया है
उसमें से आप कभी भी बायबैक नहीं करोगे। ये सुनो, याद रहेगा ये। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम दिस वी विल स्टार्ट द प्रोविजन। और मेरे को शायद से बताने की जरूरत नहीं है कि सर ये एग्जाम में आया हुआ है या नहीं आया हुआ, इंपॉर्टेंट है या नहीं है। सामने आपको दिख रहा है कि एग्जाम में अभी तक 5 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और सिंपल से प्रोविजन पूछ रहे हैं आपको। सुनना, सोर्स ऑफ बायबैक, बायबैक कहाँ से हम लोग करेंगे। अ कंपनी में बायबैक इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आउट ऑफ प्री रिजर्व, कहाँ से करेंगे, प्री रिजर्व। सेकंड कौन सा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, यानी आपको नया इशू करना ही पड़ेगा। However, the buyback shall not be made out of the proceed of an earlier issue of same kind of shares or other specified securities। ऑलरेडी मैंने बोला है कि जब आप बायबैक कर रहे हो तो ऑलरेडी बायबैक से पहले के शेयर से उससे कभी भी अरेंजमेंट आप नहीं करोगे। यस और नो। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं कंडीशन फॉर बायबैक। सर बायबैक करने के लिए कंपनी को क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। फर्स्ट, एओए में क्या होना चाहिए, ऑथोराइज। मैंने मोस्ट ऑफ जगह पढ़ा है, वहां पे हर जगह लिखा हुआ है कि सर आपके आर्टिकल्स में ऑथोराइज होना चाहिए, खाली राइट शेयर्स में लिखा हुआ नहीं था। राइट शेयर्स अगर आप इशू कर रहे हो तो आर्टिकल्स में कोई भी प्रोविजन नहीं होगा तो भी चलेगा। यस और नो। उसके बाद में सेकंड, सर जब आप बायबैक कर रहे हो तो क्या आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो सुनना है यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ कंडीशंस की, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 क्या था सर, ऑथोराइज्ड इन एओए, ऑथोराइज्ड इन एओए, आर्टिकल्स में ऑथोराइज्ड होना चाहिए। सेकंड, सर क्या रिजोल्यूशन पास करना है या नहीं करना। तो मैं रिजोल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। द फर्स्ट पार्ट कि सर आपको क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन। प्लस आपको वो पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। कहाँ पे पास करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग में। यस और नो। यानी आपको शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाना पड़ेगा और वहां पे 75% या उससे ज्यादा वोटिंग राइट आपको फेवर में होने चाहिए, तो ही आप बायबैक कर सकते हो। सेकेंड कौन सा, कि सर नॉर्मल रिजोल्यूशन चाहिए, प्लस वो कहाँ पे होना चाहिए, बोर्ड मीटिंग। कहाँ पे होना चाहिए, बोर्ड मीटिंग में। यस। तो यहाँ पे आपको दो टाइप से रिजोल्यूशन चाहिएगा अगर आप अलग अलग टाइप का बायबैक कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कि बोर्ड मीटिंग के लिए सर क्या होता है। सुनना, अगर आपने बायबैक का अमाउंट 10% ऑफ पेड अप शेयर इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, यानी आपने जो बायबैक किया है अमाउंट में, वो अगर आपके पेड अप शेयर कैपिटल और इक्विटी रिजर्व से कम है 10% बराबर, तो क्या होगा, आपको बोर्ड मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। आपको कोई भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है, 15 लाख। कितना दिया हुआ है, 15 लाख। सर कंपनी के पास फ्री रिजर्व पड़े हुए हैं 5 लाख, और कंपनी सर बायबैक कर रही है ₹4 लाख के शेयर। कितने के, 4 लाख। सब लोग कम लेते हैं। कंपनी कितने कर रही है, 1,50,000 के शेयर्स कंपनी का कर रही है, बायबैक कर रही है। सो बराबर। अभी सुनना है यहाँ पे, कंपनी जब 1,50,000 के शेयर्स क्या कर रही है, बायबैक कर रही है, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा सर, हमको ये चेक करना है क्या ये 10% से कम है या नहीं है। तो यहाँ पे देखना, 10% निकालो सर। 10% किसका लेंगे हम लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो 15 और 5 लाख कितना हो गया सर, 20 लाख। कितना हो गया, 20 लाख। उसका 10% कितना होता है, 2 लाख। यानी वो क्या बोल रहा है कि आप अगर 2 लाख तक के शेयर्स परचेज करते हो तो आपको कभी भी सर स्पेशल रिजोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन ले सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने कितना ऑफर किया है, 1,50,000, जो अपने वेल विद इन द लिमिट है। यस और नो। तो आप जब 1,50,000 के शेयर्स बायबैक करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको नॉर्मल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और वो भी कहाँ पे पास करना है, बोर्ड मीटिंग में पास करना है। यस और नो। यानी आपको कोई भी स्पेशल रिजोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। यस और नो। कोई डाउट है यहाँ तक। अभी हम लोग आते हैं कि सर
स्पेशल रिजोल्यूशन कभी लेना पड़ता है, यस और नो? ये नॉर्मल समझा, बोर्ड मीटिंग में कभी लेंगे जब लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, तो आपको सर नॉर्मल बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन लेना है, बट स्पेशल रिजोल्यूशन कभी लेना है वो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन अभी हम लोग चेक करते हैं कि सर स्पेशल रिजोल्यूशन कभी पास करना है। तो उन्होंने उसके लिए क्या बोला है कि कभी पास करना है जब आपका बायबैक लेस देन इक्वल टू 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, यस। यानी इतना फिक्स है कि अगर 10% तक है, कितने तक है, 10% तक है, तो मेरे को बोर्ड मीटिंग से काम चल जाएगा। अगर 10% से ज्यादा है बट 25% है, उससे कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है? बट उन्होंने क्या बोला, एक और चीज बोल दिया है कि सर जो आप बायबैक कर रहे हो ना, वो 25% ऑफ आपके जितने पेड अप शेयर है, क्या है, जितने आपके पेड अप शेयर कैपिटल है, इक्विटी की बात, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सब जगह हम लोग क्या लेंगे, इक्विटी शेयर ही लेने वाले हैं। तो सेकंड चीज वो क्या बोल रहा है कि सर आपका जो बायबैक का शेयर्स है, जो आप शेयर जितने बॉट बैक करोगे, वो टोटल शेयर्स के 25% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है? हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इसे समझने के लिए। एक कंपनी का अपने को क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है, सुनना भी। यहाँ पे है अपना इक्विटी शेयर कैपिटल, सर कितना था, 1 लाख एट ₹100, इट मेक्स 1 करोड़, बराबर। यहाँ पे मेरे को डेबिट से असेट से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे एक और चीज है आपका, कौन सा है, फ्री रिजर्व, कौन सा है, फ्री रिजर्व, ये भी मेरे पास पड़ा हुआ है। सब फ्री रिजर्व कितना पड़ा हुआ है, 20 लाख, कितना पड़ा हुआ है मेरे पास, 20 लाख, ये सुनो। अभी मैंने क्या डिसाइड किया है कि सर हम लोग क्या करेंगे, 30,000 शेयर्स, कितने, 30,000 शेयर्स हमको बॉट बैक करने हैं एट ₹120 ईच, एट ₹120 ईच, ₹120 मेरे को क्या करना है, बॉट बैक करना है, ठीक है? तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 120 कितना होता है, मेरे हिसाब से आपका होगा 36 लाख, कितना हो जाएगा, 36 लाख, यस और नो, बराबर। अभी सुनना है यहाँ पे, अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट सर अपने को ये चेक करना है क्या ये लेस देन इक्वल टू 25% ऑफ आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 1 करोड़, कितना है अपना, 1 करोड़, 4, 5, 6 और 7, प्लस फ्री रिजर्व कितना अपना, 20 लाख, कितना अपना, 20 लाख, यस और नो? तो हमको क्या करना है सर, 1 करोड़ 20 लाख का 20% निकालो, 1 करोड़ 20 लाख का 25%, यस और नो? अगर हम निकालते कितना आंसर आता है, अमाउंट में ही आपको आंसर आएगा 1 करोड़ 20 लाख का 25%, कितना आ रहा है, 30 लाख, कितना आ रहा है, 30 लाख। यानी आप 30 लाख रुपीज तक ही बॉट बैक कर सकते हो, ठीक है? तो हम लोग ऐसा करते हैं, चलिए ये शेयर्स को हम लोग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, कितना कर देते हैं, 25,000 शेयर्स में क्या कर रहा हूँ, बॉट बैक कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, बॉट बैक कर रहा हूँ। यहाँ पे सुनना, हम लोग ऐसा करते हैं, मैं एक बार रिजर्व साइड को क्या करता हूँ, बढ़ा देता हूँ, ताकि हम लोग क्या करेंगे अच्छे से समझ जाएगा। रिजर्व साइड मेरा पड़ा हुआ है कितना, 80 लाख, कितना है अपने पास, 80 लाख पड़ा हुआ है, ठीक है, यस। अभी सुनना, कंपनी वांट टू बाय बैक कितने शेयर्स है, 30,000 शेयर्स एट ₹120 ईच, कितना आ जाएगा, 36 लाख, यस और नो? अभी मेरे को पहले ये चेक करना है कि सर क्या ये लेस देन इक्वल टू 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व है या नहीं है, ठीक है? चलिए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना अपना, 1 करोड़, 1 करोड़, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, प्लस 20 कितना है अपने पास, फ्री रिजर्व 80 लाख है, कितना है अपने पास, 80 लाख, मल्टीप्लाई बाय, चेक कर लो, यानी 25% तक आप बॉट बैक कर सकते हो। तो 1 करोड़ 80 लाख का कितना, 1 करोड़ 80 लाख का 25% कितना होता है, 45 लाख, कितना होता है, 45 लाख, यस। इसका मतलब आप 45 लाख तक के शेयर्स क्या कर सकते हो, बॉट बैक, इतने अमाउंट तक का आप बॉट बैक कर सकते हो, ठीक है? अभी सुनना है यहाँ पे,
सर मेरे को कितना करना है 36 लाख, जबकि पहला अपना रिस्ट्रिक्शन क्या बोला, आप 45 लाख तक कर सकते हो, तो ऑब्वियसली मैं वेल विद इन द लिमिट हूँ, ठीक है, यस। अभी सुनना है यहाँ पे, सेकंड हमने क्या बोला है कि आप क्या कर सकते हो सर, आप जो शेयर्स बॉट बैक कर रहे हो वो 25% आपके पेड अप कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 25% ऑफ जो भी आपके पेड अप शेयर से बराबर ना, पेड अप शेयर, ये सुनना भी, अपने पास शेयर्स कितने पड़े, 1 लाख, कितने पड़े अपने पास, 1 लाख पड़ा है, मल्टीप्लाई बाय 25% कितना आ जाएगा, 25,000 कितना आ जाएगा, यानी सर आप जो शेयर्स परचेज कर रहे हो ये आपका 25,000 तक शेयर्स होके चलेगा, लेकिन मैं कितना परचेज कर रहा हूँ 30,000, तो ऑब्वियसली 25 से ज्यादा हो गया ना, तो आपने ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया, तो सर आप ये शेयर्स बॉट बैक नहीं कर सकते, यस और नो। यानी इन शॉर्ट ये जो है ना, या तो आप ये कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो, इससे ज्यादा कभी भी आप शेयर्स बॉट बैक नहीं कर सकते, यस और नो। क्योंकि सर मैं पहली लिमिट में तो पास हो गया, पहली लिमिट कितना 45 लाख है, बट हम लोग कितना करें 36 लाख का, तो वो सही है। बट सेकंड में क्या हो गया कि सर सेकंड में वो क्या बोलता है कि मैक्सिमम शेयर्स कितने बॉट बैक हो सकते हैं 25,000, बट मैं कितने करने जा रहा हूँ 30,000, तो 25 से ज्यादा हो गया ना, तो मैं कुछ भी उसको बॉट बैक नहीं करूंगा, यानी ये बायबैक कभी भी पूरा नहीं होगा, यस और नो, याद रहेगा। चलिए, तो आपको ये समझा रहेगा, कभी स्पेशल रेजोल्यूशन अपने को पास करना और कभी अपने को बोर्ड मीटिंग में नॉर्मल रेजोल्यूशन पास करना है, ठीक है। चलिए सुनना अभी सर, जब आप बॉट बैक करोगे तो आपको क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन, क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन, और आपको अलोंग विद क्या भेजना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, यानी जब आप एसआर भेजोगे तो उसमें लिखना पड़ेगा कि ये चीज हम करने जा रहे हैं, ठीक है, यस। ऑल मटेरियल फैक्ट, जो भी फैक्ट है जो आपको लगता है कि ये शेयर होल्डर को जानना जरूरी है, द रीजन बिहाइंड द बायबैक, वो आपको उनको देना पड़ेगा। नेसेसिटी फॉर बायबैक, क्या क्या नेसेसिटी है कि सर बायबैक करना पड़ रहा है अपने को, यस। क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, आप कौन से क्लास के शेयर्स बॉट बैक कर रहे हो, क्योंकि मे बी कंपनी ने अलग अलग क्लास के शेयर्स इशू किए रहेंगे, जैसे 100 पर शेयर वाला, 10 रुपीज पर शेयर वाला, तो आप कौन सा शेयर्स बॉट बैक कर रहे हो वो भी आपको डिटेल देना पड़ेगा। अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड अंडर बायबैक, आप बायबैक से पैसा कहाँ कहाँ से अरेंज करने वाले वो भी आपको डिटेल देना पड़ेगा, कि सर हमारे पास फ्री रिजर्व पड़ा है, हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर लेंगे, जो भी आपका डिटेल है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट कौन सा, टाइम लिमिट, आप कितने टाइम में बायबैक खत्म कर दोगे वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, यस और नो, याद रहेगा ये। चलिए, अभी वो पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है कि सर पोस्ट बायबैक, किसकी बात कर रहा है, पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो शुड बी 2:1, यस और नो। यानी जैसे आपने बायबैक कर लिया तो आपका डेट और इक्विटी दोनों के बीच का रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1। यानी अगर आपका 1 रुपया इक्विटी है तो 2 रुपया डेट होगा, चलेगा। बट 1 रुपया इक्विटी है और आपका 2 से ज्यादा का डेट है, जैसे 3:1 रेशियो आ रहा है, तो वो कभी भी आप ये बायबैक नहीं कर सकते। द रेशियो ऑफ डेट वेदर सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड ओल्ड बाय द कंपनी must not be more than twice of the aggregate paid up capital and free reserve after such buyback, ठीक है, yes or no। तो वो यही बोल रहा है कि जब आप बायबैक कर लोगे उसके बाद का जो आपका कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व, वो आपके सर डेट से, डेट आपका 2 गुना हो सकता है, उससे ज्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सर अपना टोटल इक्विटी कितना है 10 लाख, कितना है 10 लाख, तो आपका मैक्सिमम डेट कितना होना चाहिए 20 लाख, यानी 2:1 का रेशियो होना चाहिए। हाँ, 2 से कम होगा चलेगा, यानी अगर ऐसा है कि 1.5:1 है दैट इज ओके, बट कभी 2.5:1 हुआ आप पोस्ट बायबैक, तो आप कभी भी बायबैक नहीं कर सकते, यस और नो। यानी आपके डेट आपके कैपिटल से खाली ट्वाइस ही होना चाहिए, उससे ज्यादा कभी भी होना नहीं चाहिए, यस और नो। चलिए, द नेक्स्ट वन इज फुल्ली पेड शेयर्स, ऑल द सिक्योरिटीज फॉर द बायबैक मस्ट बी फुल्ली पेड अप, जो भी आप शेयर्स बायबैक कर रहे हो वो क्या होने चाहिए, आपके फुल्ली पेड अप होने चाहिए। वो ऑलरेडी हम लोगों ने हर जगह पढ़ा हुआ है कि जब भी आप शेयर्स बायबैक कर रहे हो तो क्या होने चाहिए, आपके फुल्ली पेड अप होने चाहिए। टाइम पीरियड फॉर विच ऑफर शैल रिमेन ओपन, मिनिमम 15 दिन का आपको टाइम पीरियड उनको देना ही पड़ेगा, और मैक्सिमम कितना आपका 30 डेज का, कितना आपका 30 डेज। ये ऑलरेडी हमने एक जगह और पढ़ा था कि आप सब मिनिमम 15 डेज का टाइम पीरियड दोगे और मैक्सिमम आप उसको 30 डेज तक बढ़ा सकते हो, यस और नो। बट अगर कंपनी के सब मेंबर्स अग्री है कि चलो बायबैक करना है, तो इन दैट केस क्या होगा, सो 15 डेज का टाइम पीरियड है वो कम का आप कर सकते हो, यस और नो, याद रहेगा। जब अपन राइट शेयर्स में वहां पे पढ़ा था, वहां पे कितना था 90%, अगर लोग रिटर्न कंसेंट देते हैं या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू समझा देते हैं
तो आप वो ड्यूरेशन को कम कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना है सर, यहाँ पे क्या है, ऑल मेंबर्स अग्री होने चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, 15 डेज का टाइम पीरियड है उसको कम करवा सकते हो। अदरवाइज ऑल मेंबर्स अग्री नहीं है तो आपको बायबैक का ऑप्शन 15 दिन के लिए ओपन रखना पड़ेगा, यस और नो। यानी आपको 15 दिन के अंदर उनको बोलना पड़ेगा कि हम आपको 15 डेज का टाइम दे रहे हैं, आप बायबैक के लिए अप्लाई कर सकते हो, यस और नो। उसके बाद में कंप्लीशन ऑफ बायबैक, द बायबैक शैल बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर ऑफ पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, बराबर ना। जिस टाइम आप जो भी रिजोल्यूशन, अगर मैं स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर रहा हूँ या फिर मैं बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास कर रहा हूँ, वहां से लेके 1 साल तक आपका बायबैक का पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाना चाहिए, यस और नो। बायबैक फ्रॉम होम, सर आप बायबैक किससे कर सकते हो, मैं बायबैक जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उससे कर सकता हूँ कि भाई तुम्हारे पास अगर 100 शेयर है तो तुम ऐसा करो 40 शेयर दे दो, यस। या फिर मैं ओपन मार्केट से परचेज कर सकता हूँ, यस और नो। मार्केट से मैं बायबैक शेयर परचेज कर सकता हूँ जो भी प्राइस है, ठीक है। या फिर मैंने एम्प्लॉय को दिया है स्वेट इक्विटी शेयर है इस शॉप में, उनसे क्या कर सकता हूँ, बायबैक कर सकता हूँ। तो आपके 3 मोड है जिससे आप क्या कर सकते हो, बायबैक कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज, सर अभी आप बायबैक कर रहे हो, कोई भी कंपनी जब मार्केट में अनाउंस करेगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे शेयर्स परचेज कर रहे हैं, आपको कैश दे रहे हैं, तो अपने को इंसॉल्वेंसी सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये अश्योरेंस देना पड़ेगा कि कंपनी सर इंसॉल्वेंट नहीं है, कंपनी सॉल्वेंट है, बस कंपनी क्या कर रही है, देयर आर सर्टेन नेसेसिटी जिससे क्या कर रही है, बायबैक कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द कंपनी शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार अ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी stating that it will not be rendered insolvent within next 1 year, यानी ये कंपनी अगले 1 साल तक तो इंसॉल्वेंट नहीं होगी, ये आपको डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा, यस और नो। अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो ऑब्वियसली लिस्टेड कंपनी में जो भी प्रोसीजर है वो आपको सेबी को भी फाइल करना पड़ता है, तो आपको सेबी को भी क्या करना पड़ेगा सर, वो डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा। Extinction of shares, the company shall extinguish and physically destroy the shares bought back within 7 days of completion of buyback, यानी जो भी आपने शेयर्स बायबैक किया, जब आपका वो कंप्लीशन हो गया उसके 7 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, वो शेयर्स को क्या करना पड़ेगा सर, डेस्ट्रॉयड, कंप्लीटली डेस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और नेक्स्ट लिखा है, फर्दर ऑफर ऑफ बायबैक शैल नॉट बी गिवन 1 ईयर ऑफ क्लोजर ऑफ प्रोसीडिंग, यानी जब आपका पूरा बायबैक का कंप्लीशन हो गया उसके 1 साल तक कंपनी कोई भी शेयर्स बायबैक नहीं करेगी, यस और नो। यानी सपोज मैंने ये टाइम पे बायबैक कर लिया और ये खत्म हुआ तो उसके खत्म होने से 1 साल तक मैं कोई भी दूसरे शेयर्स बायबैक नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। फिर लिखा है, प्रोहिबिशन फॉर फर्दर इश्यू, द कंपनी शैल नॉट मेक फर्दर इश्यू ऑफ सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज विद इन नेक्स्ट 6 मंथ एक्सेप्ट बाय वे ऑफ। अभी सुनना यहाँ पे, सर मैंने कंपनी ने क्या किया था, 1 लाख वाले शेयर्स एट ₹100 ईच, कंपनी के पास 2 क्लास के शेयर्स पड़े, एक और पड़ा है 1 लाख एट ₹10 ईच, बराबर। कंपनी ने ये शेयर्स क्या कर लिए थे, बायबैक, क्या कर लिए थे, बायबैक कर लिए थे, बराबर, यस और नो। तो उन्होंने क्या बोला है कि जब आपने ये बायबैक किया, एक तो बायबैक करने पे आप 1 साल तक कोई भी शेयर्स इशू नहीं कर सकते, बराबर ना, यस सॉरी, आप कोई भी बायबैक नहीं कर सकते। सेकेंड कौन सा, कि अगर आपको ये सेम क्लास वाले शेयर्स इशू करने हैं तो आप 6 मंथ तक तो इशू नहीं कर सकते, जिस दिन आपका बायबैक कंप्लीट हुआ है उसके 6 महीने तक आप ये शेयर्स इशू नहीं कर सकते। हाँ, उसके बाद में आप ये क्लास वाले शेयर्स इशू कर सकते हो जो आपने बॉट बैक किए थे, यस और नो। यानी वो क्या एक डाल देता है, एक रिस्ट्रिक्शन डाल देता है कि जब भी आपने जो पर्टिकुलर क्लास के शेयर्स बॉट बैक किए तो वो आप क्या कर सकते हो सर, आप 6 महीने तक तो उनको इशू नहीं करोगे, आफ्टर 6 मंथ आप इशू कर सकते हो। बट वो एक्सेप्शन डाल रहा है कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो, 6 महीने के अंदर आप ये सेम क्लास के शेयर्स एज अ बोनस शेयर्स दे सकते हो, यस और नो। बट आप पब्लिक को इश्यू नहीं कर सकते, आप बोनस शेयर्स दे सकते हो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, ईशॉप के थ्रू दे सकते हो, स्वेट इक्विटी या फिर कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, वो आप कर सकते हो। बट मार्केट में कभी आप पब्लिक को वो शेयर्स इशू नहीं कर सकते, यस और नो। यानी ये आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं कि आप ये चीजें कर सकते हो, बराबर ना, इवन विद इन 6 मंथ, इवन विद इन 6 मंथ, यानी 6 महीने के अंदर भी आपको बोला जाए आप बोनस, हाँ मैं बोनस दे सकता हूँ, ये सेम क्लास का, ये सेम क्लास का शेयर्स में एज अ बोनस प्रोवाइड कर सकता हूँ, यस और नो। चलिए नेक्स्ट, सर आपको रजिस्टर अपडेट करना पड़ेगा, यस और नो, ये कोई बड़ा डील नहीं है, आप जो भी रजिस्टर में जो भी बॉट पे किया आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। जो भी कंप्लायंस है, लिस्टेड हो तो आपको सेबी के पास जाना पड़ेगा, अगर आप अनलिस्टेड हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, जो भी कंप्लायंस है। रिटर्न ऑफ बायबैक, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायबैक अभी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज कंटेनिंग सच पर्टिकुलर रिलेटिंग टू बायबैक, ठीक है।
आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपका बायबैक हो गया विद इन 30 डेज आपको आरओसी को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा कि सर हमने बायबैक किया है और ये उसके नेसेसरी डिटेल्स है, ठीक है, यस और नो। चलिए, और ये ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है सर, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या होता है, कितने शेयर्स बॉट बैक के, नेसेसिटी, बोर्ड मीटिंग, रिजोल्यूशन, और जो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया है। तो एक बार आप नहीं भी देखो दैट इज ओके, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यस और नो। चलिए, तो ये आपका मेजर क्या था सर, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बायबैक। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, बायबैक का नेसेसिटी क्यों होता है, चार्ज भी पढ़ा था। फर्स्ट, इंक्रीज इन ईपीएस, सेकंड कौन सा, इंक्रीज इन मार्केट प्राइस पर शेयर, फिर डिक्रीज इन डायल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर, एंड लास्ट कौन सा था आपका सर, लास्ट हम लोगों ने जो फोर्थ पॉइंट पढ़ा था वो कौन सा था कि सर इंक्रीज द गेन ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है, कॉन्फिडेंस किसका, शेयर होल्डर का इंक्रीज होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि सर सोर्स कौन सा होता है, फिर क्या क्या टाइम होता है, बराबर है, कितने टाइम तक ओपन रहता है, क्या क्या रिजोल्यूशन आपको पास करने पड़ते हैं, तो मेजर आपके ये थे, ठीक है, ये सुनना सुनना। अभी अभी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, नवंबर 2002 में आया था, नवंबर 2016 में आया था, मई 2018 में आया हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगेन मैं आपको बोलूँगा कि मेरे को ये बोलने की जरूरत नहीं है कि सर क्या ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये सेक्शन क्या आपका ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हर टाइम आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ये आप क्वेश्चन एक बार देख सकते हो, एबीसी कंपनी लिमिटेड at general meeting of members of the company passes an ordinary resolution, ठीक है, सुनना सुनना, जनरल मीटिंग में उन्होंने क्या पास किया है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, यस और नो, to buy back 30% of its equity share capital. The articles of the company empower the company for buyback of shares. The company further decided that the payment for the buyback made out the proceed of company's earlier issue of equity shares, explaining the provision of the Companies Act and the source through which the buyback of companies executed, ठीक है, whether company's proposal is in order। वो क्या बोल रहा है कि कंपनी एक तो सर कितने शेयर्स बॉट बैक करना चाहती है, 30%, कितने बॉट बैक करना चाहती है, 30%। ऊपर से उन्होंने क्या किया सर, जनरल मीटिंग बुलाया और उसमें क्या पास किया है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, क्या पास किया है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। पहला चीज सर, एक तो 25% से कंपनी ज्यादा जा ही नहीं सकती, बराबर या सुनो। सेकेंड चीज, जनरल मीटिंग में पास क्या होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास नहीं होता है। और सेकेंड कि सर जब बायबैक का अरेंजमेंट करना है, जब बायबैक के पैसे का अरेंजमेंट करना है, तो हम लोग सर बायबैक के पहले का शेयर्स, बायबैक के पहले जो इक्विटी शेयर्स इशू किए थे उसमें से हम लोग क्या कर लेंगे, अरेंजमेंट कर लेंगे। और अगेन कंपनी ने क्या कर दिया, गलत काम कर दिया, यस और नो। तो कंपनी ने जो भी किया सर वो कोई ऑर्डर में नहीं है, इवन कंपनी भी ऑर्डर में नहीं है, बराबर ना। तो ये भी हम लिख, तो फर्स्ट प्रोविजन, सेकेंड फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन, प्रोविजन पूरा लिखना, बराबर ना, कि शेयर्स बॉट बैक हो सकता है, ये आपको पूरा लिखना है। स्पेशल रेजोल्यूशन नीड टू बी पास, बराबर ना, व्हेन योर शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इज लेस देन इक्वल टू 25%, तो वो लिखना है। फिर कंक्लूजन, और फिर लास्ट में क्या, सॉरी, फिर क्या लिखना है, फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन, और लास्ट में क्या लिखना है अपने को, कंक्लूजन लिखना है। तो ये पूरा पढ़ने के बाद में मालूम पड़ जाएगा कि सर कंपनी कोई भी ऑर्डर में काम नहीं किया है। Second, would your answer be still the same in the case company instead of 30% decided to buy back 20% of equity capital? Yes, तो भी सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि सर 20% के लिए भी आपको स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है, बराबर ना। और कंपनी ने क्या पास किया है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, जो ऑलरेडी क्या है, गलत है। आपको क्या पास करना था, स्पेशल रिजोल्यूशन, यस और नो। सर आंसर कुछ चेंज नहीं होगा, वो भी क्या रहेगा, सेम ही रहने वाला है, यस और नो। चलिए, आप ये वाला आराम से कर सकते हो, मैंने पहले ही बोला कि आपको जो भी मिल रहा है ये सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं एक बार के लिए 5 सेकंड रख देता हूँ, तो मे बी आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को पढ़ के आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है, यस। चलिए, सेक्शन 69 पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अपन ने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में पढ़ लिया था कि सीआरआर कभी हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है, यस और नो। चलिए, नेक्स्ट आते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। सर आप बायबैक कभी नहीं कर सकते। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सर बायबैक के लिए यही आपको कंडीशन है, ये आपको प्रोसीजर है, बट कभी आपने कुछ ऐसा गलती कर दिया है तो आप बायबैक नहीं कर सकते। पहला कौन सा,
अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया इन पेमेंट, क्या कर दिया आपने डिफॉल्ट इन पेमेंट, किस किस में, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट और इंटरेस्ट देयरऑन, यानी आपने डिपॉजिट प्लस उसके इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया है, आपने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर टाइम पे नहीं किया है, आपने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टाइम पे नहीं किया है, आपने डिविडेंड पे नहीं किया है, रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन और उसके ऊपर इंटरेस्ट, यानी आपने किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक से क्या ले लिया टर्म लोन और आपने टाइम पे नहीं किया है, तो आप बायबैक नहीं कर सकते, याद रहेगा ये, समझाइए। यानी आपने क्या किया सर, डिपॉजिट और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं किया है, आपने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर प्रॉपर नहीं किया है, उसमें आपने डिफॉल्ट कर दिया, आपने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में डिफॉल्ट कर दिया है, आपने डिविडेंड पे नहीं किया है, आपने टर्म लोन या फिर उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट है वो आपने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया था या बैंक से लिया था और आपने उसके रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया है, तो सॉरी सर आप बायबैक नहीं कर सकते। बट उन्होंने क्या बोला है कि आप बायबैक कर सकते हो अगर वो डिफॉल्ट को सुधारे हुए 3 साल हो चुका है, यस और नो। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सर मैंने 15 मार्च 2015 को एक डिफॉल्ट किया था, किसमें, डिपॉजिट मैंने पे करने में डिफॉल्ट कर दिया था, यस और नो। तो अभी सर आज कौन सा डेट है, 22 जून 2020 को मेरी कंपनी क्या कर रही है, बायबैक कर रही है, क्या कर रही है, बायबैक। अभी सुनना सर, मैंने डिफॉल्ट कभी किया था, 15 मार्च 2015, क्या 22 जून 2020 तक 3 साल होके चले गए नहीं गए, तो मेरे हिसाब से 3 साल होके चले गए हैं, तो हाँ मैं ये टाइम पे बायबैक कर सकता हूँ, यस और नो। इन शॉर्ट आपके ऊपर जो कलंक लगा हुआ है, आपके ऊपर जो ये 4-5 केस में जो कलंक लगा हुआ है, वो कलंक आपका साफ हुए कितना, 3 साल हो जाना चाहिए, उसके बाद में आप बायबैक कर सकते हो, यस और नो, याद रहेगा। द नेक्स्ट वन इज नो कंपनी सेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय बैक इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, ये हम लोगों ने सेक्शन 67 में पढ़ा हुआ ऑलरेडी। थ्रू एनी सब्सिडी कंपनी इंक्लूडिंग इन ओड सब्सिडी कंपनीज, थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी, यानी कंपनी कभी अपने शेयर्स सब्सिडी के थ्रू या कभी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकती, यस और नो, याद रहेगा ये। जैसे एग्जांपल है, सब्सिडी तो अपने को मालूम ही है, इन्वेस्टमेंट कंपनी मतलब क्या है कि हमारा एक कंपनी है, सपोज सीएफ लिमिटेड, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, जो हमने पर्टिकुलर फॉर्म किया था कि यहाँ से हम लोग पैसा देंगे, ये कंपनी क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करती जाएगी, ठीक है, यस और नो। यानी पर्टिकुलर हमने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए वो कंपनी स्टार्ट किया है, तो मैंने क्या किया, इसको पैसा दिया, यस और नो, और इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू अगर मैं शेयर्स बॉट बैक करा कि भाई तू मेरे कंपनी के शेयर्स मार्केट से ले ले, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं रहेगा, यानी आप ऐसा कभी नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी हम लोगों ने सेक्शन 67 में पढ़ा हुआ है, ठीक है, यस और नो। उसके बाद में अगर आपने कंप्लायंसेस नहीं किया, अभी कंप्लायंस कौन से किया, आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है, आपने डिविडेंड डिक्लेयर की जो भी प्रोविजन है वो आपने प्रॉपर फॉलो नहीं किए, या फिर आपने डिविडेंड टाइम पे पेमेंट नहीं किया है, या फिर आपने कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसमें आपने कोई डिफॉल्ट कर दिया है, तो आप बायबैक कभी भी नहीं कर सकते, यस और नो। तो ये आपका कौन सा था सर, प्रोविजन ऑफ बायबैक, प्रोविजन ऑफ बायबैक, यस, कि बायबैक कभी कर सकते हो और क्या क्या आपका रिस्ट्रिक्शन है, सेक्शन 70 में आपको वो रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सा था, टर्म लोन आपने पे नहीं किया, डिपॉजिट आपने पे नहीं किया, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में डिफॉल्ट कर दिया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में आपने डिफॉल्ट कर दिया है, यस और नो, आपने डिविडेंड पे करने में डिफॉल्ट कर दिया है, आप अपने शेयर सब्सिडी के थ्रू या इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू आपने परचेज किए हैं, या फिर आपने एनुअल रिटर्न फाइल करने में प्रॉब्लम है, आपने डिविडेंड की प्रोविजन प्रॉब्लम है, आपने डिविडेंड का पेमेंट का कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कभी भी बायबैक नहीं कर पाओगे, यस और नो। तो ये आपके प्रॉब्लम होंगे, तो आप बायबैक कभी भी नहीं कर पाओगे, यस और नो, याद रहेगा। नेक्स्ट सेक्शन जो आता है सेक्शन नंबर 72, बहुत सिंपल सा, नहीं पढ़ोगे चलेगा, एग्जाम के लिए जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉमिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज, वो क्या बोलता है कि सर जब भी आप शेयर्स परचेज कर रहे हो तो आपको किसी को नॉमिनी रखना है तो आप रख सकते हो, ठीक है, यस और नो, याद रखना। नॉमिनेशन इज ऑप्शनल, याद रखना, आप जो भी नॉमिनी रखना नहीं रखना वो आपके ऊपर डिपेंड है, ये क्या ऑप्शनल है, और इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपको जब लगे कि भाई ये टाइम पे मैं मरने वाला हूं, मेरे को नॉमिनी रखना है, मैं रख सकता हूँ। बट जरूरी नहीं है कि कंपनी कभी ऐसा नहीं बोलेगी जिस दिन हमने आपको शेयर्स इशू किए थे उसके 30 दिन के अंदर आपको नॉमिनेशन रखना पड़ेगा, ऐसा कंपनी कभी भी नहीं बोलती। नॉमिनेशन इज ऑप्शनल, आप एट योर ऑप्शन आप कभी भी क्या कर सकते हो, नॉमिनेशन करवा सकते हो, ठीक है, यस और नो। सुना बे, नॉमिनी कौन बन सकता है, कोई भी पर्सन नॉमिनी बन सकता है, ठीक है, माइनर भी आपका नॉमिनी हो सकता है, यस और नो, याद रहेगा।
नॉमिनेशन की रिक्वायरमेंट्स आपको फॉर्म भरना पड़ेगा SA13। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं समझा रहा हूँ, कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता उसका कोई भी टाइम लिमिट होता नहीं है, ठीक है, यस और नो। नॉमिनेशन आप कभी भी कैंसिलेशन करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है, यस और नो। कॉन्सिक्वेंसी इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ डेथ द होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज ऑल द राइट इन सिक्योरिटी शैल वेस्ट इन द नॉमिनी। ये तो अपने को मालूम है, नॉमिनी क्यों बनाते हैं कि मेरे जो भी प्रॉपर्टी का राइट रहेगा वो सबसे पहले किसके पास चला जाएगा, नॉमिनी के पास चला जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय 2 और मोर पर्सन, यस और नो, अगर 2 लोगों ने ज्वाइंट करके शेयर्स परचेज किया है तो दोनों मरेंगे तो राइट नॉमिनी के पास जाएगा, अगर एक भी जिंदा है तो नॉमिनी के पास कोई भी राइट नहीं जाएगा, यस और नो। No person other than nominee shall be entitled to any right in the security, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any will made by the holder of securities, ठीक है। यानी अगर नॉमिनी को छोड़ के बाकी कोई भी अपना राइट नहीं बोल सकते, अगर राइट यानी राइट के लिए वो नहीं बोल सकते कि ये हमारा राइट है, यस और नो, याद रहेगा। तो ये आपका कौन सा था, सेक्शन नंबर नॉमिनेशन का था आपका, सेक्शन नंबर 72, नॉमिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। एक बार रीड, मेरे हिसाब से रीड नहीं करो तो भी चलेगा, ऑप्शनल है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो मरेगा तो उसके पास राइट आएगा, अगर 2 लोग हैं दोनों मरेंगे तो राइट आएगा, ठीक है। और नॉमिनी को छोड़ के कोई भी दूसरा बंदा अपना राइट एक्वायर्ड नहीं कर सकता, यस और नो, याद रहेगा। माइनर नॉमिनी हो सकता है, यस, माइनर भी नॉमिनी हो सकता है, यस और नो। ये मेरे हिसाब से आपका नॉमिनी का पार्ट क्या हो गया, खत्म, यस और नो, याद रहेगा ये। चलिए, तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ लिया, बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स इंपॉर्टेंट था इसलिए हम लोगों ने उसको अच्छे खासे पढ़ा है, ठीक है। फिर जो बड़ा प्रोहिबिशन, याद रखो, नॉमिनेशन का इतना आपको ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो होप सो आपको ये वाला क्या वीडियो समझा रहेगा, ठीक है, यस और नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चैप्टर के साथ में, ठीक है।